नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉलमिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रविवार को देहरादून में चिकित्सा अधिकारियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और राजपुर रोड विधायक खजान दास मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने सभी से मानव और राज्य हित में काम करने की अपील की है और कहा है कि विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड का सपना तभी साकार हो सकता है जब प्रदेश के कोने कोने का विकास होगा। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं, जहां कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी जैसे अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ हम राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ कर चुके हैं। अभी कुछ बीच में दुर्घटना के कारण से वो बाधित हुई है और ये सेवा भी हमारी सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत जीवन रक्षक साबित हो रही है। इसका ताज़ा उदाहरण अभी उत्तरकाशी के धराली में हुई अतिवृष्टि भी है। हमने हेली एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को समय पर हायर सेंटर रेफर कर उचित उनका इलाज उपलब्ध करवाया। इसके अतिरिक्त राज्य में निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचें निःशुल्क इसकी सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण कर उन्हें बेहतर सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूर दराज गाँव में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हम अपने सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इस क्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1300 से ज़्यादा डॉक्टरों की अभी तक नियुक्ति की गई है। 2600 से अधिक नर्सिंग अधिकारी, एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट और लैब टेक्नीशियन सहित बड़ी संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के साथ ही राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 2200 से ज़्यादा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, 1205 एएनएम की नियुक्ति भी की गई है। इस प्रकार हम स्वस्थ उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप सभी को भली भांति याद होगा कि पहले उत्तराखंड में किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात, धांधली और भ्रष्टाचार हुआ करता था। पेन ड्राइव से नकल होती थी, नकल माफिया हावी होते थे। हर एक पेपर होने के बाद, परीक्षा होने के बाद परीक्षा फल निरस्त करना पड़ता था। बड़े स्तर पर नकल के मामले सामने आते थे, जिसके कारण से हमारे योग्य जो उम्मीदवार थे, प्रतिभागी थे, उन सभी का भविष्य अंधेरे में जा रहा था। नौजवानों का आत्मविश्वास लगातार घट रहा था, उनके माता पिता का भी आत्मबल कम हो रहा था और भर्ती प्रक्रियाओं में लगे कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। आज सभी चयन प्रक्रियाएं मेरिट के आधार पर सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनके कौशल का, उनके परिश्रम का, उनकी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा का पूरा लाभ मिल सके। इसी का परिणाम है कि पिछले 3.5-4 वर्षों में, अभी जैसा धन सिंह जी ने बताया, अभी आंकड़ा हमारा अभी तक 24,000 था, लेकिन मुझे लगता है कि ये 25,000 ये आंकड़ा पार कर गया है। 25,000 के लगभग नियुक्तियां हमारे युवा लोगों ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है और
आज आप सबको नियुक्ति पत्र मिलने के पश्चात ये संख्या और बढ़ जाएगी। साथियों, आज के अवसर पर मेरा आप सभी से एक निवेदन है। आप सबसे मैं निवेदन कर सकता हूं? अरे इतनी कम आवाज क्यों आ रही है आप लोगों की? आपकी आ रही है डॉक्टर साहब। आप भी डॉक्टर हैं ना? ये भी डॉक्टर ही है, कम लोगों को पता होगा। तो करूँ ना, आप मानोगे? सच में मानोगे ना? मेरा आप सभी से निवेदन है, जब भी आपको हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, पर्वतीय अंचलों में सेवा करने का अवसर मिले, तो कभी उसको जो है केवल टाइम काटना मत समझिएगा, उसको बोझ मत समझिएगा और परेशानी मत मानिएगा, उसका आनंद लीजिएगा। क्योंकि जब आप ऐसी जगह पर जाकर लोगों का इलाज करते हैं और उनकी सहायता करते हैं, तो सच में जो उनकी दुआएं मिलती हैं वो भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होता है। जैसा गणेश जोशी जी कह रहे थे ना, कितनी बार तो डॉक्टर के पास लोग आते हैं और डॉक्टर की बात से ही जो है उनकी सब जो क्या बोलते हैं केमिस्ट्री है शरीर की, वो चेंज हो जाती है। आप सब तो जानते हैं, पढ़ लिख के आए हैं। जैसा हमारा मन होता है उसी प्रकार से हमारे सारे हार्मोन से लेकर सारी चीज़ें, सारे हमारे बॉडी की चीज़ें चलने लगती हैं। तो किस प्रकार का भाव होना चाहिए? मैंने कोई डॉक्टरी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं डॉक्टरों के संपर्क में बहुत रहा हूँ, इसलिए मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि याद रखिए, हमेशा अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 17 अगस्त रविवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 5 प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लगी है। इसमें सबसे खास यूसीसी के तहत होने वाले शादी के रजिस्ट्रेशन के समय को लेकर फैसला हुआ है, जिसके समय को अब बढ़ा दिया गया है। अब यूसीसी के नियम के तहत जनवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन लोग कर सकते हैं। कैबिनेट की इस पर मुहर लग गई है। साथ ही उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। आज की कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया है कि अगर उत्तराखंड में ईसाई या अन्य अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थान खोलते हैं तो उसके लिए भी अब बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, यानी एजुकेशन अथॉरिटी का गठन किया जा रहा है। 19 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में आने वाले कई प्रस्ताव को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की गई है, जिसमें विधेयक भी शामिल हैं। इसी तरह से आज की कैबिनेट की बैठक में सेवा नियमावली से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगी है। आज की कैबिनेट की बैठक में इन तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो धामी कैबिनेट की बैठक आज रही, जिसमें कुल 5 प्रस्तावों पर मुहर रही है और महत्वपूर्ण जो ये बैठक मानी गई थी, जिसमें 5 प्रस्ताव जो है महत्वपूर्ण प्रस्ताव, उस पर जो है कैबिनेट की मुहर लगी है। योगेश आर्य हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, 5 प्रस्ताव रहे हैं, इसमें यूसीसी के तहत शादी के रजिस्ट्रेशन को जो लेकर फैसला हुआ है, इसकी तारीखें बढ़ाई गई हैं और क्या क्या फैसले हुए हैं? देखिए रोहित, जिस पर देखा जाए कि कैबिनेट की बैठक जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई है और 5 प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुए हैं। अपनी सहमति कैबिनेट ने उन पर 5 प्रस्ताव पर जताई, जिसमें शिक्षा विभाग का एक मुद्दा कैबिनेट में आया था, जिस पर मुहर लगी है। इसके साथ साथ अल्पसंख्यक बोर्ड की नियमावली में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव था, उस पर भी मुहर लगी है। अगर तीसरे की बात करें तो मुस्लिम समाज सहित सिख, ईसाई, पारसी को भी अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड में जोड़ा जाएगा, इसको लेकर भी सहमति बनी है। और उससे महत्वपूर्ण
जो कि यूसीसी से जुड़ा है। यूसीसी के रजिस्ट्रेशन की अवधि को बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है, क्योंकि यूसीसी के जो रजिस्ट्रेशन थे उनके लिए जो अवधि दी गई थी वो कम थी, और उसमें जो है रजिस्ट्रेशन हालांकि काफी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को लगा कि अभी इसमें अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ कई विधेयक को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है जो विधानसभा सत्र के दौरान पटल पर रखे जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो है आज जो कैबिनेट बैठक थी वो अहम थी, क्योंकि अब 19 अगस्त से जो है गैरसैंण में जो है सत्र होना है, वहां पर भी पटल पर कुछ जो है प्रस्ताव रखे जाएंगे, तो उनके उस पर लेकर चर्चा हुई है। जी योगेश, एक ये यूसीसी के तहत जो शादी के रजिस्ट्रेशन का है, इसको लेकर लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसमें हमारे दर्शकों को बताइए कि जो ये यूसीसी के तहत जो शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये किसको कराना है? क्या जो यहाँ का मूल निवासी है उसको कराना होगा, या कोई भी अगर उत्तर प्रदेश या हरियाणा का कोई व्यक्ति यहाँ रह रहा है, शादीशुदा है, तो उसे भी कराना होगा? इसकी समय सीमा क्या मानी गई है कि उक्त व्यक्ति कब से कब तक उत्तराखंड में रह रहा है तो उसको बनाना अनिवार्य होगा? देखिए, इसमें जिस तरह से कहा गया था कि यूसीसी के 6 माह का समय दिया गया था कि 6 माह के अंतराल में जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और स्वयं सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रजिस्ट्रेशन कराया था। उसके बाद ये कहा गया था कि जो शादियां हुई हैं 2000 के बाद से, उन पर जो है इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, और अनिवार्य करते हुए जो है कहीं ना कहीं इसमें समय अवधि भी रखी गई थी, और ये कहा था कि जो कराना चाहता है वो इसको जरूर करा ले, जो बाहरी राज्य से आए हुए हैं। उत्तराखंड के राज्य के रहने वालों को कराना आवश्यक है, और उसके लिए जो नियम रखे गए थे उन पर नियम में जिस तरह से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा था, ये माना जा रहा है कि जो लोग इस पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनकी अवधि को बढ़ाने की जिस तरह से प्लानिंग की जा रही थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से देखा गया कि रजिस्ट्रेशन तो बीच में काफी लोगों ने कम कराए, लेकिन उसके बाद फिर लगातार जब समय अवधि कम रह गई तो लगातार लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन लोग कराना चाहते हैं उनके लिए अवधि बढ़ाई गई, और निश्चित तौर पर चाहे बाहरी राज्य के हों चाहे उत्तराखंड के हों, उनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे तो वो कराना होगा। उत्तराखंड के लोगों के लिए कंपलसरी है, जो एक सीमा अवधि रखी गई है उसके अंतराल में। जी योगेश, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि इससे क्या लाभ होंगे जो नागरिक हैं उनको, और क्या ये रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है? हाँ देखिए, बिल्कुल इसके लिए जो है यूसीसी की जो साइट है उस पर जाना होगा, और उसके जो है फायदे क्या होंगे ये उस पर सब अंकित किया गया है। और यूसीसी के फायदे देखिए, निश्चित तौर पर शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ काफी मामले सामने आते हैं, जो समानता गारंटी इसमें दी गई है, और वो साथ साथ जो है कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिनका जो आपके लिए लागू होते हैं, और निश्चित तौर पर उसका कराना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में इसका लाभ आपको मिलेगा। आप बाहर ही जो है जब जाना चाहेंगे तो उसका लाभ वहां मिलेगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमने देखा है कि बाहर जब विदेश जाना होता है तो शादी का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो लेकिन यही जब यूसीसी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका लाभ वहां भी मिलेगा। तो इसके कई फायदे हैं, और इसके साथ साथ क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यूसीसी की जो वेबसाइट जो है सरकार की ओर से बनाई गई है उस पर साफ तौर पर तमाम चीजें अंकित है, और निश्चित तौर पर उस पर साफ साफ लिखा गया है कि आप क्या करें और क्या ना करें। यानी कि आपको कुछ भी किसी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर आप सब चीजें अंकित है, वहां पर पढ़ सकते हैं। जी यानी कि कोई व्यक्ति यदि बनवाना चाहता है तो जन सुविधा केंद्र आदि जगहों पर जाकर बनवा सकता है। ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो योगेश ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आज की कैबिनेट की बैठक को लेकर। उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र 19 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है, जो गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। बैठक में कई विषयों पर गंभीर चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि कई अहम विधेयक इस बार सत्र के पटल पर रखे जाएंगे और उन पर पटल पर ही विस्तृत चर्चा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि गैरसैंण में सत्र का आयोजन राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भावनाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप किया गया है। सत्र प्रारंभ होगा 19 तारीख से, और गैरसैंण में सत्र होगा। अच्छा, कोई विधेयक को लेकर भी क्या क्या प्रस्ताव आने की? कई विधेयक है सब पर आपको, और विधेयकों को लेकर के सदन में चर्चा होगी, सरकार उनके पटल पर रखेगी, और साथ साथ जो कई प्रत्यावेदन है उनको भी पटल पर रखने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में सत्र कराने को लेकर पूरी तैयारी है। उन्होंने बताया कि भराड़ीसैंण विधानसभा को भी डिजिटल कर दिया गया है। ई नोवा पोर्टल के जरिए सत्र की सभी कार्रवाई ऑनलाइन होगी।
वहीं वहां पर साउंड सिस्टम इत्यादि को भी ठीक कर लिया गया है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। 19 से 22 भराड़ीसैंण गैरसैंण में सत्र होने जा रहा है। वहाँ पर भी अब हम नेवा के माध्यम से ही कार्य करेंगे। इसका मतलब हम डिजिटाइज वहाँ भी होगा। साउंड का भी वहाँ थोड़ा सा इश्यू होता था, उसको भी हमने ठीक करने का प्रयास IIT रुड़की के साथ मिलकर किया है। साथ ही साथ छोटे छोटे और भी काम हैं, उनको हमने वहाँ पर प्रयास किया है कि जो सदन हो, जो सत्र हो, वो अच्छे माहौल में हो और आराम से। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। वही 19 अगस्त से 22 अगस्त तक मानसून सत्र भी होना है। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि शायद देहरादून में सत्र करवाया जा सकता है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कैबिनेट बैठक के बाद बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सत्र गैरसैंण में ही होगा। कैबिनेट में इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, केवल विधेयक पर चर्चा हुई है। नहीं, देखिए, सत्र सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। जो सत्र है हमारा विधानसभा सत्र, वो गैरसैंण में ही किया जाएगा। आज जो कैबिनेट थी उसमें सत्र के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं थी। वो सिर्फ विधेयक जो थे और जिनको स्वीकृति देनी थी कैबिनेट के माध्यम से। प्रदेश के राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने धराली आपदा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तमाम नीतियों और धराली को लेकर सीएम धामी की गंभीरता को लेकर प्रशंसा की है। मीडिया से बातचीत के दौरान विनय रोहिला ने कहा कि धराली आपदा रेस्क्यू अभियान के तहत अब तक 1300 लोगों को सकुशल निकाला जा चुका है, जबकि 170 लोगों के लापता होने की सूचना भी प्रशासन के पास है। आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी प्रशासनिक और शासकीय अधिकारी धराली में आपदा में हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। देखिए, थराली के अंतर्गत जो आपदा आई, लेकिन आपदा के अंतर्गत जो रेस्क्यू ऑपरेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने वहां पर चलाया, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और मैं समझता हूँ आज तक के जो भी ऑपरेशन पूरे देश में सबसे तेज चलने वाला ऑपरेशन यही रहा होगा। आपने देखा होगा, जैसी आपदा आई, राहत कार्यक्रम के बाद एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पर पहुंचे अगले दिन, और पूरी सरकार और पूरी जिला प्रशासन और शासन के सभी अधिकारी कितनी तेजी से काम कर रहे थे। पूरी सभी लोग इस चीज़ की। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जो तीर्थयात्री उत्तराखंड आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को काम करने की ज़रूरत है। इसको लेकर हॉर्नबिल टीवी ने पूर्व सीएम हरीश रावत से खास बातचीत की। में बने हुए हैं कि बड़ा गंभीर मामला है, किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं, हालांकि राज्य सरकार भी लगी हुई है। ये बहुत अत्यधिक गंभीर है। मानवता मलबे के नीचे दबी है, इंसान दबे हैं, तो उनको अभी भी उम्मीद है कि बाहर कुछ रोग हो सकता है। मकानों के नीचे कहीं मलबा ऊपर अटक गया हो, नीचे बचे हुए हों, उनको सांस लेने की जगह मिल रही हो, बचे हों, तो वो उम्मीद है। और NDRF, SDRF, आर्मी और ITBP सब लगे हैं, पुलिस भी। अब तो पुलिस के जवान भी कुछ पहुंच गए होंगे, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। लेकिन कार्य चुनौतीपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आज शाम कल तक बहुत कुछ जिन घरों में लोगों के दबे होने की उम्मीद है, तो वहाँ स्थिति साफ हो जाएगी। सर, क्या लगता है सरकार को किस तरह से कार्य और करने की ज़रूरत भी है, या फिर नहीं, कदम उठाए गए हैं। रिस्पांस टाइम जितना ऐसी स्थिति में हो सकता था वो हुआ है। और आर्मी सबसे पहले पहुंची है, क्योंकि राजपूताना राइफल्स उसी के पास में, बल्कि उन्हीं के कुछ जवान बहे हैं, तो वो भी राहत बचाव में आए हैं। और ITBP इसके ठीक ऊपर स्टेशन है। उधर हमारे गंगोत्री में SDRF, NDRF भी थी। तो ये सब लोग पहुँचे वहाँ, तो उन्होंने बचाव कार्य प्रारंभ किया है। अब कितना वो कर पा रहे हैं,
मशीन्स की वहाँ को ज़रूरत थी, तो वो मशीन्स रास्ता टूट गया है, तो रास्ते से जाना संभव नहीं था, तो MI-17 से ही वहाँ पहुँचाए जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कुछ मशीन शायद पहुँचाई जा रही होंगी, क्योंकि मौसम कुछ खुला है, तो कुछ विंडो दी है मौसम ने, तो इसका लाभ उठाया गया होगा। सर, कनेक्टिविटी क्षेत्र में भी बड़ा एक नुकसान जो है वो देखा गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि ना ही तो नेटवर्क मिल पा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसे में रास्ते भी क्योंकि कई जगह बाधित हो गए, ऐसे में आप लोगों से क्या कुछ अपील भी करेंगे कि जो लोग, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि घूमने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। देखिए, पर्यटक तो हम आमंत्रित करते हैं, लेकिन हमें उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। पूरे पर्यटन को और तीर्थाटन को, दोनों को अलग अलग तरीके से स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। और हमें ये देखना पड़ेगा कि एक समय में कितने तीर्थयात्री, क्योंकि ये एरिया हमेशा कष्टपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण है, और इन एरियाज़ के अंदर इस तरीके की लैंडस्लाइड्स, दूसरी चीज़ें आती रही हैं। तो इसलिए हमको तीर्थ यात्रियों के विषय में भी एक नीति बनानी पड़ेगी स्पष्ट तौर पर कि भाई कितने लोगों को हम आमंत्रित करें, क्या करें। बल्कि अब मैं तो ये सब प्रकृति जिस तरीके से कुपित हो रही है, तो बहुत सारे चीज़ों पर हमें यात्राओं की धारण क्षमता, ज़मीन की, एरियाज़ की, उसका भी अनुमान लगाना पड़ेगा। बल्कि नदी घाटियों की, धारों की, हमारे शहरों की, सबका आकलन करना पड़ेगा। तब अब उस हिसाब से, अब ऋषिकेश के अंदर एट ए टाइम कभी कभी जो है लाखों लोग आ जा रहे हैं। कुछ लोग ऊपर पहाड़ों में जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग ऋषिकेश आना चाहते हैं, कुछ लोग वहाँ आना चाहते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे शहरों की कैपेसिटी कितनी है, हमारी सड़कों की कैपेसिटी कितनी है। तो उस हिसाब से हमको देश भर में जो उत्तराखंड में श्रद्धालु आते हैं, उनको एक चार्ट देना पड़ेगा, एक कैलेंडर बनाना पड़ेगा। नहीं भाई, इस समय आप इतने ये आइए। और आजकल तो सब ऑनलाइन वो हो रहा है, तो इनविटेशन देना और इनविटेशन लेना दोनों ऑनलाइन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी। और सब से बड़ी बात यह है कि विकास का हमको उत्तराखंडी मॉडल तय करना पड़ेगा। जो मैं बार बार उत्तराखंडी है, तो वो करना पड़ेगा। हाँ, मगर मेरी चिंता इससे आगे बढ़ कर के है घराली से, क्योंकि घराली पे तो बहुत इस समय बहुत बातें हो रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी, चैनल्स भी। करीब 20 बार तो जो है मैं ही अलग अलग राष्ट्रीय चैनलों में आ चुका हूँ। लेकिन और इसमें अखबारों की टिप्पणियाँ भी आ रही हैं, मगर जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं, फिर सब शांत हो जाता है। फिर उस पर फॉलो अप नहीं हो रहा है। जो सोच बन रही है, उस सोच का कोई फॉलो अप नहीं बन रहा है। और आपको ये जान करके खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कृपा से और इंदिरा जी की कृपा से हमारे राज्य के अंदर वो सारे इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल रेप्यूट, इंटरनेशनल रेप्यूट के, जिनकी मदद इस काम में ली जानी चाहिए, इस प्लानिंग के काम में ली जानी चाहिए, सब उत्तराखंड में स्थित है। नेहरू जी के कार्यकाल में कुछ स्थापित हुए और कुछ इंदिरा जी के कार्यकाल में स्थापित हुए। सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को आप सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से सरकार के साथ पूरा विपक्ष भी खड़ा है, और यही अपील भी की जा रही है लोगों से जो कि उत्तरकाशी या फिर अलग अलग जिलों में घूमने आ रहे हैं, तो वो सतर्कता भी बरतें। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।